चलिए भाई, तो आज से हमको देखना था जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी हैं। पीठासीन अधिकारी मतलब समझ के चलिए कि आप लोग लोकसभा राज्यसभा मेंबर हैं और यहाँ पर खड़े होने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी है। ठीक। तो हर लोकसभा या राज्यसभा में अगर हम बात करें तो कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, कुछ पीठासीन अधिकारी होते हैं जो उनकी कार्रवाइयों का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो लोकसभा में दो व्यक्ति होते हैं, कौन कौन से भाई? एक तो लोकसभा के स्पीकर खुद होंगे। ठीक, चलिए कहाँ से था लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। चलिए, तो इसमें अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, लोकसभा के दो मेंबर्स होते हैं अगर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें या पीठासीन अधिकारियों की बात करें। चलिए, है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या पीठासीन अधिकारी हमको देखना है कहाँ पर? एक तो लोकसभा में और दूसरा अगर हम बात करें तो कहाँ पर भाई? राज्यसभा। ठीक। दो मेंबर्स होते हैं, दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। पीठासीन अधिकारी मतलब इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखना, दोनों जगह पर क्या होता है, एक तो अगर हम लोकसभा में देखें तो एक कौन होता है भाई? लोकसभा स्पीकर हो गया। तो कौन हो गया यहाँ पर? एक तो आपका लोकसभा स्पीकर हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो यहीं पर क्या हो जाएगा भाई? आपका डिप्टी स्पीकर हो जाएगा एक, है ना? या आपका जो है वो अगर हम देखें तो उपाध्यक्ष हो जाएगा। तो एक तो कौन हो गया? लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। दूसरा हो गया कौन? आपका उपाध्यक्ष हो गया। ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो इसी तरीके से राज्यसभा में कौन होता है? तो भाई राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो हमने देखा था कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो आपका कौन होता है? उप राष्ट्रपति होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपका क्या होगा भाई? एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा। ठीक। तो ध्यान रखना कि वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होता है भाई? उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा है उसका सभापति होता है पदेन। ठीक। तो ध्यान रखना, पहले तो चेयरमैन हो गया और जब चेयरमैन नहीं होगा तो भाई क्या हो जाएगा आपका? वाइस चेयरमैन, ध्यान रखिएगा, या जिसको हम क्या कहते हैं? आपका उपसभापति कहते हैं। ये उपसभापति क्या करेगा भाई? राज्यसभा को प्रिसाइड करेगा या उसकी अध्यक्षता करेगा। अब बात ये आ गई कि इन दोनों के अलावा कौन? अगर मानकर चलिए लोकसभा अध्यक्ष है, वो कर रहा है। अगर मान लो वो नहीं रहा तो कौन करेगा अध्यक्षता? डिप्टी करेगा या उपाध्यक्ष करेगा? पर अगर मान लो वो भी नहीं रहा तो अब अगर वो भी नहीं रहा तो ध्यान रखिएगा, दोनों जगह चाहे मैं लोकसभा की बात करूं चाहे मैं राज्यसभा की बात करूं, फिर क्या होती है भाई? आपका लिस्ट होती है। क्या होती है? एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट में क्रम के हिसाब से कुछ नामों को सेलेक्ट किया जाता है कि अगर मानकर चलिए भाई आपका फर्स्ट नंबर पर तो लोकसभा स्पीकर हो गया, सेकंड नंबर पर डिप्टी स्पीकर हो गया, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो तीसरा कोई एक व्यक्ति होगा, वो भी नहीं होगा तो फोर्थ नंबर का एक व्यक्ति होगा, वो भी नहीं होगा तो फिफ्थ नंबर का एक व्यक्ति होगा। ऐसे करके लगभग 10 लोगों की एक लिस्ट डिसाइड की जाती है और इस लिस्ट में क्या होता है भाई? आपके इन ऑफिसर्स के नाम होते हैं, सदस्यों के नाम होते हैं जो इनकी अनुपस्थिति में क्या करते हैं? लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। सेम चीज कहाँ पर होती है भाई? ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में भी आपकी जो है वो एक लिस्ट होती है और ऐसे ही कहाँ पर होती है भाई? आपकी विधानसभा में भी होती है। ठीक। चलिए, तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी भाई? लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। ठीक। चलिए, क्या हो गया? ये कहाँ गायब हो गया? लोकसभा अध्यक्ष आ गया। चलो, तो भाई ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, या अगर हम बात करें कि लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं या इसके जो पीठासीन अधिकारी हैं, इनके संबंध में एक आर्टिकल है, वो है आपका आर्टिकल 93। इस आर्टिकल 93 में दोनों की बात की गई है, स्पीकर की बात भी की गई है और किसकी बात की गई है भाई? आपका जो है डेप्यूटी स्पीकर की भी बात की गई है। ठीक। तो ध्यान रखना कि यहीं पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की बात की गई है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात की गई है। और भाई आर्टिकल जो 93 है ये कहता है कि भाई आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जल्दी से जल्दी उनके सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर दो टर्म ध्यान रखना, पहली चीज क्या कहा गया? चुनाव, मतलब क्या कहा गया? इलेक्शन कहा गया।
कि भाई लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वो भाई उन्हीं के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। मतलब अपने में से ही वो क्या चुनेंगे भाई, आपका लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे। ठीक। अब ध्यान रखना, क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो सिंपल बात है कि जिसके पास बहुमत होगा उसी का व्यक्ति जीतेगा, जीतेगा ना। तो अक्सर क्या होता है कि जो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है, जो आपकी मेजोरिटी वाली पार्टी होती है ना, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि भाई जो आपकी मेजोरिटी वाली पार्टी होती है या बहुमत प्राप्त दल का जो आपका नेता होता है, तो मेजोरिटी पार्टी के किसी सीनियर मेंबर को या किसी अनुभवी व्यक्ति को क्या बनाया जाता है भाई, आपका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। सामान्यतः अगर हम बात करें तो जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है, जिसके पास बहुमत होता है संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर, उसके किसी वरिष्ठ या किसी अनुभवी या किसी सीनियर व्यक्ति को क्या बनाया जाता है भाई, लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है। अब स्पीकर तो हमने उस पार्टी का बना दिया, तो एक परंपरा हमने क्या बना दी कि भाई एक परंपरा है, मतलब ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि अध्यक्ष बहुमत वाली पार्टी का होगा, है ना? या उपाध्यक्ष किस पार्टी का होगा। हमने एक परंपरा बना दी, एक ट्रेडिशन बना दिया और उस परंपरा के अनुसार हमने क्या कर दिया कि भाई मेजॉरिटी पार्टी से अध्यक्ष हो जाता है और विपक्ष की जो पार्टी होती है ना, जो आपका अपोजिशन होता है, उससे हम किसको चुन लेते हैं भाई, आपका उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। तो अक्सर एक परंपरा ये चलती है कि अध्यक्ष हमने मेजॉरिटी वाली पार्टी का बना दिया और उपाध्यक्ष हमने किसको बना दिया भाई, आपका जो है वो दूसरी पार्टी या विपक्ष पार्टी को हमने जो है वो बना दिया। इसके बाद ये जो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, इनसे क्या होता है भाई, एक ये उम्मीद की जाती है, मतलब ये माना जाता है कि जब ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर जो है वो आपका रहते हैं, तब तक ये अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ देते हैं। ये क्यों कहा गया? ताकि वो एक निष्पक्ष होकर क्या कर सके भाई, आपका काम कर सके। हालाँकि व्यवहार में ये चीज़ नहीं होती, कहीं न कहीं जो पार्टी की जो आपकी नीति या उसकी विचारधारा जो होती है या अपनी पार्टी या दूसरी पार्टी के बीच जो भेदभाव होता है, वो कहीं न कहीं से दिखता है। क्योंकि भाई कहीं न कहीं से वो व्यक्ति उसी पार्टी का है, मेजॉरिटी वाली पार्टी का है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ दिखती है। आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में सुनते भी होंगे कि आरोप लगते हैं, भेदभाव करने के आरोप लगते हैं। हालाँकि ये उम्मीद की जाती है कि भाई वो निष्पक्ष होकर क्या करेंगे, काम करेंगे। वो किसी भी पार्टी के मेंबर जब तक वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहते हैं, तब तक वो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं रहते हैं। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस पढ़े थे, दल बदल के हमने कुछ आधार पढ़े थे। उसमें एक आधार था अपने दल को छोड़ना भी, कि अगर मानकर चलिए कोई पार्टी को छोड़ देता है या दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको आपका ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बेसिस पर, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस ग्राउंड या इस आधार से छूट रहती है कि अगर मानकर चलिए जब वो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं, तो अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं, बाद में जब वो पद से हटते हैं तो वापस अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। उन पर दल बदल या आपका डिफेक्शन लागू नहीं होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि भाई ये लोग आपका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के तौर पर शपथ नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपकी जो शपथ लेंगे, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष प्लस आपके जो उपाध्यक्ष होंगे, है ना? जो आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे, ये आपकी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेंगे। ठीक, ध्यान रखना। ये आपका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की शपथ जो है, ओथ जो है, वो आपकी नहीं लेते हैं। ये केवल किसकी शपथ लेते हैं भाई? एज़ अ संसद के सदस्य के रूप में क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। मतलब कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की कोई अलग से शपथ नहीं होती है। ये एज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा क्या लेते हैं भाई? आपकी शपथ लेते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें किसकी भाई, इनके टेन्योर की बात करें या इनके पदावधि की बात करें कि ये अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं, तो अगर हम इनके टेन्योर की बात करते हैं, इनके पदावधि की बात करते हैं, तो भाई ध्यान रखना, ये अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? जब तक लोकसभा रहेगी। ठीक, तो ध्यान रखना,
जब तक लोकसभा रहेगी, लोकसभा के जीवन काल तक ये क्या रहेंगे भाई, जब तक लोकसभा है, तब तक ये लोकसभा के पद पर है। मतलब वो लोकसभा, जैसे हम नंबर करते हैं ना 17वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा, तो जब तक उस पार्टी की सरकार है, जब तक उस पार्टी वो लोकसभा का ड्यूरेशन है, उस लोकसभा के ड्यूरेशन तक क्या रहेगा भाई, वो आपका लोकसभा अध्यक्ष रहेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई कार्यकाल फिक्स डिसाइड नहीं किया गया है कि भाई 4 साल रहेगा या 5 साल रहेगा या 10 साल रहेगा। ये कहा गया कि जब तक आपका लोकसभा का चल रही है, जब तक वो लोकसभा है, तब तक वो क्या रहेगा भाई, उस लोकसभा का सदस्य रहेगा। अब इसका पद वैकेंट कैसे हो सकता है? ठीक? तो इसका पद रिक्त कैसे हो सकता है? तो रिक्त होने के लिए भाई कुछ चीजें हो गई। जैसे पहली चीज तो ये क्या कर दे भाई, आपका रिजाइन कर दे, क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे। और ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रिजाइन होता है ना, जो त्यागपत्र होता है, दो ऑफिसर हैं, एक कौन है भाई, आपका अध्यक्ष है, और दूसरा कौन है भाई, आपका उपाध्यक्ष है। तो ध्यान रखना कि अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, और उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा भाई, आपका अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। तो पहली चीज तो क्या हो जाए भाई, वो रिजाइन कर दे अपनी पोस्ट से। दूसरा कि बेचारा टपक जाए, है ना, मृत्यु हो जाए तो भी नहीं रहेगा। इसके बाद अगर मानकर चलिए कि अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहता है या लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, तो क्या वो चेयरमैन बन पाएगा? नहीं, क्योंकि लोग जो चेयरमैन का चुनाव होता है वो लोकसभा मेंबर में से ही होता है। अगर मानकर चलिए कि लोकसभा अध्यक्ष है और उसके ऊपर कोई केस चल रहा होगा, 2 साल की सजा हो गई, अब वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब डिस्क्वालीफाई हो गया तो लोकसभा का मेंबर नहीं रहा। अब जब लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहा, तो क्या लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहेगा? नहीं रहेगा। तो भाई ध्यान रखना, कब? जब उसकी संसद की सदस्यता चली जाए, या अगर हम बात करें कि वो लोकसभा का क्या ना रहे भाई, ध्यान रखिएगा, लोकसभा का मेंबर ना रहे, लोकसभा का सदस्य ना रहे, तब उसकी मेंबरशिप या उसका जो पद है वो क्या हो जाएगा भाई, आपका खाली माना जाएगा। इसके बाद एक टर्म और आ गया, क्या आ गया कि भाई ये तो हो गए, कुछ कंडीशंस हो गई। अब क्या इनको हटाया जा सकता है लोकसभा स्पीकर को? तो हाँ भाई, हटाया जा सकता है। तो इनको ध्यान रखिएगा, एक रेज़ोल्यूशन पास कर कर या एक संकल्प पारित कर कर इनको क्या किया जा सकता है कि लोकसभा के द्वारा, चुना किसने है भाई? लोकसभा ने चुना है। तो लोकसभा के द्वारा क्या किया जा सकता है, आपका हटाया जा सकता है। क्या इसके लिए हमको राज्यसभा से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा। पर राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के लिए लोकसभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है? कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष केवल लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, वो राज्यसभा के चेयरमैन के साथ-साथ क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए जब उसको हटाया जाएगा, तब लोकसभा से भी अप्रूवल लिया जाएगा या लोकसभा की भी सहमति जो है वो आपकी ली जाएगी। अब इनको हटाया कैसे जाएगा? तो सामान्य बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले क्या दे दिया जाएगा भाई इनको, इनको 14 डे पहले प्रायर नोटिस दे दिया जाएगा। 14 दिन पहले नोटिस दे दिया गया कि भाई इनको क्या कर दिया जाएगा, आपका हटाया जाएगा। दूसरा, जब इनको हटाया जाएगा तो क्या ये स्पीकर की सीट पर बैठेंगे? नहीं। तो जब इनको हटाने की प्रोसेस चल रही होगी, तब ये अध्यक्ष की सीट पर या जो आपकी जो प्रिसाइडिंग जो सीट है, उस पर नहीं बैठेंगे, उस पर फिर कौन बैठेगा? उपाध्यक्ष वगैरह कोई भी बैठ सकता है। तो जब तक इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी, तब तक ये अपने पद पर या उस सीट पर जो है वो आपका नहीं बैठ सकते। अब समझिएगा कि बाकी परिस्थितियों में क्या होता है, हमने कल शायद चर्चा की होगी कि सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति वोट नहीं करता। क्या नहीं करता? वोट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि मानकर चलिए भाई संसद में आपका जो है कोई बिल आया, मान लो लोकसभा में आता है, अब एक और जो है वो 40 वोट पड़े हैं, एक और 200 वोट पड़े हैं, तो वो कहीं भी वोट दे दे, उससे कुछ चेंज होना है क्या? नहीं होना है, तो उसका वोट क्या चला गया? खराब भी चला गया। पर वो है कौन? स्पीकर है, तो उसके वोट को तो हम ऐसे ही आपका नहीं वो कर सकते।
तो ये कब वोट देता है? जब परिस्थिति क्या हो जाए आपकी, टाई हो जाए या बराबर की परिस्थिति हो जाए कि भाई दोनों ओर क्या पड़े हों, बराबर बराबर वोट पड़े हों, है ना? उसके बाद फिर क्या लिया जाता है आपका, जो फाइनल या कास्टिंग वोट होता है या जो निर्णायक मत होता है, फिर वो देता है पीठासीन अधिकारी कि दोनों ओर आपके वोट ऐसे पड़े कि टाई हो गया, तब वो फाइनल या कास्टिंग वोट देगा, तब वो निर्णायक मत देगा और उसी मत के अनुसार क्या होगा, चीजें होंगी। ठीक? लेकिन ध्यान रखना, जब उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, तब वो आपका निर्णायक वोट नहीं देगा। क्यों? 50-50 मामला हो गया, 100 लोगों ने कहा हटाओ, 100 लोगों ने कहा मत हटाओ। अब उस व्यक्ति को अगर बोले कि भाई अब तू अपना वोट दे, तो किस पर डालेगा? हटाने पे कि नहीं हटाने पे? नहीं हटाने, भाई मुझे नहीं हटाया जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस मामले में जो है, वो आपका क्या होगा, देखो, वो आपका जो है सदन में अध्यक्षता नहीं करेगा, पर सदन में उपस्थित हो सकता है ना? कि भाई मानकर चलिए, जब उसको हटाने का रेज़ोल्यूशन चल रहा हो, जब संकल्प चल रहा हो, तब वो सदन में उपस्थित हो सकता है, तब वो सदन में अपना पक्ष भी रख सकता है, वो बहस भी कर सकता है। पर भाई ध्यान रखना, वो अपनी पीठ पर, मतलब जो अपनी बेंच है उस पर नहीं बैठेगा, पीठासीन नहीं होगा। प्लस अगर हम बात करें, तो जब आपका वोट टाई हो गया हो उसको हटाने का, तब वो आपका क्या नहीं देगा भाई, वोट नहीं देगा। इस पॉइंट को जो है वो आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये चीज ध्यान रखना। और कैसे बहुमत से हटाया जा सकता है, इसको सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है। तो भाई ध्यान रखिएगा कि ऐसी में जो है, वो आपका अध्यक्ष जो रहेगा ना, वो आपका वोट नहीं करेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और दूसरा कि भाई अगर हम बात करें, तो इसको सामान्य या सिंपल मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब कि जितने लोग उपस्थित हैं उनका 50% प्लस वन, जितने भी वोट देने वाले लोग हैं उनका 50% प्लस वन वोट अगर मिल जाता है, आधे से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद क्या हो जाता है भाई, आपका खाली हो जाता है। तो इस पॉइंट को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष की। तो उपाध्यक्ष के पास भी लगभग चीज है। अभी लोकसभा अध्यक्ष हम पढ़ेंगे, उनकी शक्तियां वगैरह पढ़ेंगे, पर उपाध्यक्ष छोटा है, तो उपाध्यक्ष को आप समझ लो कि भाई जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है ना, वो भी आपका आर्टिकल 93 में दिया गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, ऐसी परंपरा है कि ये किससे होता है, आपका विपक्ष से होता है ना। तो पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद अध्यक्ष क्या करवाता है, जल्दी से जल्दी उपाध्यक्ष का चुनाव भी करवाता है। डिप्टी जो आपका स्पीकर है उसका चुनाव करवाता है। अब लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में एक विशेष बात ध्यान रखना। ठीक, इसके पास क्या होती है, इसके पास एक स्पेशल पावर होती है ना, ये उड़ सकता है। इसके पास क्या होती है, स्पेशल पावर होती है। अब वो स्पेशल पावर क्या है इसके पास, कि वो उड़ सकता है। और ऐसे करेगा तो मकड़ी का जाल वगैरह निकलता है, तो सुपर पावर उसके पास होती है। ठीक, चलो। हाँ, ऐसा नहीं है ना, मतलब मत देना, चलो। क्योंकि क्या होता है कई बार, मुझे ना सोच, कुछ मतलब ऐसे गधे बच्चे होते हैं कि मुझे सोच समझ की चीजें बतानी पड़ती है। और मेरे को हमेशा जो है वो कौटिल्य के एक दो बच्चों की याद आ जाती है ना। इतना बड़ा संस्थान है, अरे मैंने ऑनलाइन नाम ले दिया उस कोचिंग का, चलो माफी चाहता हूँ, कौटिल्य कैंसिल करते हैं। मध्य भारत का एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि मैं भील ट्राइब पढ़ा रहा था। ये तुम लोग को, पुराने लोग को पता होगी वाली कहानी। तो भील ट्राइब पढ़ा रहा था, तो अब समझाऊं कैसे, तो मैंने समझाया कि भाई पहले के टाइम पर इनके जो है ये लोग क्या करते थे, जो सेना होती थी, भील सैनिक हुआ करते थे। और भाई ये आपका धनुष विद्या में तो निपुण ही थे, क्योंकि आज भी भीलों का जो अस्त्र होता है वो धनुषी है। और इनमें से अधिकतर भील ऐसे होते थे जो शब्द भेदी बाण चलाते थे, मतलब जहां से तुमने ओ बोला तब तक बाण आके मुंह में लग गया, है ना। तो शब्द भेदी बाण चलाते थे। अब जब इनके पास इतनी कला थी, तो ये जो राजा महाराजा होते थे ना, उनकी सेना में हुआ करते थे और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, मतलब अंगरक्षक हुआ करते थे। अब जब राजतंत्र खत्म हो गया, तो बेचारे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब जो अच्छे लोग थे, वो बेचारे क्या लग गए भाई, मजदूरी करने लग गए, नौकरी करने लग गए। पर कुछ ऐसे उत्तेजित लोग भी होते हैं, जैसे अपने पुष्पन भैया है, पुष्प भाऊ। अब उन्होंने कहा कि नहीं, मेहनत मेहनत से नहीं कमाएंगे, अपने पास जो कला है उसका तो प्रयोग करें।
तो बोले अब क्या करें? तो बोले एक काम करो, यहाँ रोड से गाड़ियाँ निकलती हैं, अपने पास कला है कि अपन शब्द वेदी बाण चला सकते हैं, तो अपन लोग पेड़ में छुप के बैठ जाते हैं ना? पर खाएँगे मेहनत का, ये बात सीधी है। खाएँगे मेहनत का, बिना मेहनत के नहीं खाएँगे, फ्री का कोई भी सामान नहीं खाएँगे। तो अब गाड़ी निकल रही है, इन्होंने तीर मारा क्योंकि इनके पास कला है। गाड़ी चलती हुई गाड़ी को पंचर कर दिया। अब उसके बाद मान के चलो कोई निकला, है ना? कि कोई भी व्यक्ति बाहर निकला और बोला कि भाई डर गया इतने लोगों के ग्रुप को देखकर, है ना? अब ऐसा नहीं कि भील जनजाति मतलब ऐसा नहीं कि पत्ता-वत्ता पहन के हुआ-हुआ करके आ रहा है ना? हमारे जैसे ही दिखते हैं वो भी, है ना? चलिए। तो अब क्या हुआ कि भाई आया, टायर-वायर पंचर कर दिया, इंसान बाहर निकला, उसने बोला लो भाई ये घड़ी है, ये भी ले लो, 2 तोले की चेन है, ये भी ले लो, मोबाइल भी ले लो, सब ले लो, बस मुझे जाने दो। पुष्पन भैया बोलते हैं, नहीं भाई हम फ्री का नहीं खाते, हम खाते हैं मेहनत की कमाई। तो पहले उसको मारेंगे, है ना? और तब तक मारेंगे जब तक इनको पसीना ना आ जाए, और जब पसीना आ गया तो कह दिया हमारी पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है, फिर लूट कर चल देंगे। तो ऐसा समझा रहा था कि अब इसका मतलब एक छोटा-सा संक्षेप ये था कि कुछ लोग मज़दूरी करना चालू कर दिए हैं और कुछ लोग अपराध में आ गए हैं, अपराध या क्राइम सेक्टर में आ गए हैं। अब मैंने क्वेश्चन दिया, है ना? टेस्ट लिया तो क्वेश्चन दिया कि भील समाज के बारे में लिखिए, भील समाज की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बताइए। तो एक व्यक्ति थे उन्होंने लिखा कि ये लोग धनुर्विद्या में निपुण होते हैं और ये चलती इनके पास शब्दभेदी बाण की शक्ति होती है। ये चलती हुई गाड़ी को जो है वो अपने तीरों से पंचर कर देते हैं और ये लोग मेहनत का खाते हैं इसीलिए लूटते नहीं हैं। ये पहले मतलब हमको लूट भी लेते हैं और कूटते हैं सो अलग, ऐसा लिखा उसने, कूटते हैं सो अलग। मैंने कहा गजब, है ना? तो कई बार ऐसा होता है ना? जैसे हम जब वैनगंगा नदी पढ़ते हैं, तो वैनगंगा नदी का एक नाम पड़ता है दिदी है ना? दिदी है नाम पड़ता है और मैंने ये 3 नंबर में दे दिया, उसने आंसर ऐसा लिखा हाँ है ना? क्वेश्चन दिया मैंने दीदी है, वो आंसर लिखता है हाँ है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना? नर्मदा का जो है वो मैंने हाँ। नर्मदा के बारे में मैंने बताया कि नर्मदा का वाहन जो है वो मगरमच्छ होता है। अब क्वेश्चन दिया तो भाई उस लिखता है नर्मदा का वाहन सफेद मगरमच्छ। अब मैंने कहा हो सकता है भाई किसको ज्यादा जानकारी हो, तो मैं इंटरनेट पे फोटो ढूंढने लगा 2-4 घंटे तक। मैंने कहा कहीं दिख जाए सफेद मगरमच्छ, कहीं दिख जाए सफेद मगरमच्छ, पर कहीं सफेद मगरमच्छ नहीं दिखा है। तो कुछ ऐसे महान अनुभव होते हैं कि मैंने पूछा कि तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, तो सामने वाला लिखता है खेतों में, है ना? अरे, तो अब उसके आंसर को हम गलत भी नहीं कह सकते हैं गलत, है ना? तो भूमि लो जैसे लोग ऐसे ही करते हैं, सबसे ज्यादा तालाब सिंचाई कहाँ होती है, तो बोले खेतों में होती है। लो भाई क्या हो गया, है ना? और भाई 1857 की क्रांति का नारा क्या था, तो ऐसे लोग लिखते हैं मारो फिरंगियों को। है ना? तो कुछ ऐसे ऐसे आंसर भी हमारे सामने आते हैं कि हट नहीं है ना? तो ऐसे-ऐसे जवाब भी हम लोग के सामने जो है कभी-कभी आते हैं, तो हम लोग को कभी-कभी अपने ऊपर ही शंका होने लगती है कि हम लोग सही लोग को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना? चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि अब स्पेशल पावर क्या होती है, तो इसके पास एक स्पेशल पावर ये होती है कि भई लोकसभा के अंदर क्या होता है, अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग कमिटीज़ बनती हैं। कुछ आपकी परमानेंट कमिटीज़ होती हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमिटी हो गई, है ना? एस्टीमेट कमिटी हो गई। तो ऐसी कुछ कमिटीज़ आपकी जो है वो परमानेंट बनती है, हर साल बनती हैं। पर कुछ कमिटीज़ एड हॉक कमिटीज़ होती हैं, एड हॉक मतलब तदर समितियाँ होती हैं और तदर समितियों का मतलब होता है कि ये किसी विशेष काम के लिए बनाई जाती है ना? वो टारगेट क्या हो गया आपका पूरा हो गया, जैसे जाँच के लिए बन गई कोई समिति, तो किसी विशेष काम के लिए कोई समिति बनाई जाती है। तुम गूगल देख रहे हो? गूगल में तुम लिखो मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर आ जाएगा तुरंत। अरे यार मैं कह रहा हूँ दोस्त, तुमको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होगा फिर चलिए, है ना? तो बात करते हैं, तो आज से तुम पूरे पोस्टर्स बनाओगे कोचिंग के, ठीक है? हाँ, चलिए। और पूरा इंटरनेट पे जो है वो बूस्ट करने वाला काम तुम करोगे। चलो, और काम मुझे याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक? चलिए, तो अपना ज्ञान है तो उसका प्रयोग करो। चलिए, तो ध्यान रखना स्पेशल पावर क्या होती है कि समिति बनती है अलग अलग कामों के लिए। अब क्या होता है इन समितियों की नियुक्ति होती है, लोकसभा अध्यक्ष इन समितियों को बनाता है, कौन कौन से मेंबर्स होंगे लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। पर अगर मानकर चलिए कि ये जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है इसके बारे में ध्यान रखना
कि अगर इसे, भाई ध्यान रखना कि अगर इसे संसद की किसी समिति का अंग बनाया जाता है या किसी समिति का क्या बनाया जाता है, मेंबर बनाया जाता है, तो ये ऑटोमेटिक उसका क्या बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिक या स्वतः उसका क्या बन जाएगा भाई, आपका चेयरमैन बन जाएगा। ये इसके पास क्या होती है, विशेष पावर होती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि भाई लोकसभा उपाध्यक्ष की एक विशेष पावर, ध्यान रखना कि कभी भी अगर इसको क्या किया जाए, किसी समिति का अंग बनाया जाए, तो ये ऑटोमेटिक उसका क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। इस पॉइंट को जो है वो क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हो गया। अब लोकसभा अध्यक्ष की कुछ शक्तियां जो है हम देख लेते हैं। अब शक्तियों में अगर हम देखें तो मैन पावर क्या हो गई कि भाई सबसे पहले तो ये क्या होता है भाई, सदन का प्रधान होता है। ये आपका चीफ या हेड ऑफ द हाउस होता है। मतलब कि संसद के अंदर जो भी कार्रवाइयाँ चलती हैं, संसद के अंदर जो भी चीज़ें चलती हैं, उन सबको कौन देखता है भई, आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अंदर जो भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखता है, अंतिम निर्णय यही देता है, लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक? तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद का प्रधान होता है, मतलब लोकसभा का हेड होता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो वो क्या करेगा, जितनी भी कार्रवाई होती है, जितने भी आपके ऑर्डर या डिसिप्लिन्स होते हैं लोकसभा के अंदर, जैसे मान के चलो कि कुछ आवेशित जो है वो सांसद होते हैं, नेता होते हैं, है ना? चिल्लाने लगे बड़ी तेज-तेज, तो लोकसभा अध्यक्ष उनको उठवाकर बाहर कर देगा। 4 बॉडीगार्ड आएँगे, अर्थी बनाकर ले जाएँगे बाहर। है ना? ऐसा होता है ना? हाँ, कि आए और जैसे ही मान लो ये हल्ला कर रहा है ज़्यादा ही, है ना? तो मैंने बोला, तो अध्यक्ष हूँ, तो 4 लोग आए, 2 ने पाँव पकड़ा, 2 ने हाथ पकड़ा, ले जाके बाहर लिटा दिया, जाओ भाई यहाँ से बाहर। हाँ, मार्शल कह लो, कमांडर कह लो, जो भी कह लो, है ना? उनका काम तुमको उठा के बाहर ही फेंकना है बस, ठीक है? तो उनका हाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, कोई भी सदस्य जो ऐसा हल्ला-गुल्ला ज़्यादा कर रहा हो, तेज़ चल रहा हो, तो लोकसभा अध्यक्ष बोलता है, "भाई, मैं यहाँ का हेड हूँ, मेरे पास शक्ति है, तो मैं यहाँ से तुमको भगा सकता हूँ।" तो ऐसे उठाकर क्या कर देगा, भगा देगा। ठीक, चलिए। इसके बाद अब ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पावर, इसका धन विधेयक को क्या करना, आपका सर्टिफ़ाई करना। इस पावर को समझ लीजिए थोड़ा-सा, कैसी पावर है ये। अब देखिए, अगर हम बात करें तो भाई संसद के अंदर बिल मेनली आपके 3 प्रकार के हो गए। एक तो क्या हो गया, एक तो आपके नॉर्मल बिल्स हो गए, है ना? नॉर्मल मतलब कोई सामान्य विधेयक हो गए, नॉर्मल बिल जिसमें कोई कानून की बात करी गई हो या कुछ कहा गया हो, ठीक? चलिए, दूसरा जो है वो कौन-सा हो जाता है, दूसरे आपके फाइनेंस से जुड़े हुए क्या हो जाते हैं, बिल हो जाते हैं। तो कुछ बिल होते हैं आपके फाइनेंस बिल, या जिसको हम क्या कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं, है ना? बिल मतलब हो गया विधेयक, और ये एक्ट कब बनेगा, जब इस पर राष्ट्रपति साइन कर देगा। तो कुछ क्या होते हैं भाई, आपके फाइनेंस बिल होते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा आपका होता है अमेंडमेंट बिल। ठीक, तो ध्यान रखना, अमेंडमेंट बिल मतलब संविधान संशोधन, या इसको आप कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपका होता है, या संविधान संशोधन विधेयक होता है, जिसके माध्यम से संविधान में क्या किया जाता है भाई, आपका संशोधन किया जाता है। ठीक, चलिए, तो संशोधन विधेयक आपका एक होता है। तो ये 3 प्रकार के मेनली क्या होते हैं, बिल होते हैं। अब ध्यान रखना, इस फाइनेंस बिल के अंदर भी 2 टाइप के बिल होते हैं। एक तो आपके जो है वो नॉर्मल फाइनेंस बिल हो जाएँगे, है ना? तो कुछ होंगे जो नॉर्मल फाइनेंस से जुड़े हुए होंगे, और कुछ होंगे जो जिसको हम क्या कहते हैं, आपका मनी बिल कहते हैं। तो इस फाइनेंस या वित्त विधेयक के अंदर 2 प्रकार के बिल होते हैं, एक तो सामान्य वित्त विधेयक और दूसरा होता है आपका धन विधेयक। और धन विधेयक के बारे में बताया गया है आर्टिकल 110 में। ठीक? अब समझिएगा कि भाई फाइनेंस बिल और धन विधेयक में क्या अंतर है, कि भाई जब भी मामला केवल किससे जुड़ा हो, टैक्सेशन से जुड़ा हो, भाई कोई कर लगाया जाना हो, कोई कर हटाया जाना हो, किसी टैक्स को लगाना हो, किसी टैक्स को हटाना हो, किसी टैक्स को आपका जो है वो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करना हो, कई टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बनाना हो, तो ऐसे टैक्सेशन संबंधी जो प्रावधान होते हैं, जिसमें आपका टैक्स का भी प्रावधान होता है, वो आपके मेनली मनी बिल के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जिसमें
उन टैक्सेस के साथ-साथ क्या हो भाई, आपका मानकर चलिए कहीं स्कूल बनाना है, कहीं हॉस्पिटल बनाना है, कहीं रेलवे बनाना है, तो उसमें तो भाई आपका जो है वो कोई काम हो रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड काम हो रहा है, तो वो किसमें आते हैं? फाइनेंस बिल में आते हैं। अब ध्यान रखना कि ये फाइनलाइज़ करना कि वो बिल आपका मनी बिल है या नहीं है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये आपका सर्टिफ़ाई कौन करता है? तो ध्यान रखना मनी बिल के बारे में जो आपका सर्टिफ़ाई या जो प्रमाणित करता है, वो सर्टिफ़िकेशन कौन देता है? तो भई ध्यान रखना उसका प्रमाणीकरण या उसको सर्टिफ़ाई कौन करता है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अब इससे क्या होता है भई ध्यान रखना, जैसे ही कोई बिल मनी बिल में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही पूरी पावर आ गई किसके पास? लोकसभा के पास आ गई। ध्यान रखना, बाकी सारे बिल्स में, है ना? बाकी सारे बिल में चाहे आप नॉर्मल बिल की बात करो, इस नॉर्मल बिल में भई जो लोकसभा होगी, उसकी पावर बराबर होगी, किसके बराबर भई होगी आपकी? राज्यसभा के बराबर होगी। सेम अगर हम बात करें, तो यहाँ भी लोकसभा की पावर किसके बराबर होगी? राज्यसभा के बराबर होगी। यहाँ पर भी जो है, वो लोकसभा राज्यसभा के बराबर होगी, लेकिन जहां पर भी मनी बिल आएगा वहां पर लोकसभा ज्यादा पावरफुल हो जाएगी किससे भाई? राज्यसभा से। जैसे बाकी बिल्स में क्या होता है कि भाई राज्यसभा के पास 6 माह का समय होता है, 6 मंथ का टाइम होता है। कोई बिल लोकसभा से पास होकर कहाँ चला गया? राज्यसभा में चला गया, तो राज्यसभा उसको जो है वो क्या कर सकती है? 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है, या कोई सिफारिश कर कर कहाँ भेज सकती है, उसमें कुछ चेंजेस या सुधार की बात कहकर वापस कहाँ भेज सकती है? लोकसभा में भेज सकती है। फिर लोकसभा वो चेंजेस करेगी, फिर राज्यसभा आएगा। तो ऐसे कर करके राज्यसभा के पास लगभग 6 महीने का, मतलब ऐसी कोई अवधि डिसाइड नहीं है, फिर भी 6 महीने माना जाता है कि अगर 6 महीने पेंडिंग है, तो फिर क्या होगा? कंबाइन सिटिंग होगी, है ना? लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या करेंगे? आपका संयुक्त बैठक करेंगे, दोनों साथ में बैठेंगे और उसके बाद क्या करेंगे भई? आपका उस पर चर्चा करके फाइनल वोटिंग होगी। पर संयुक्त बैठक का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका एक रीज़न है कि भई लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 545। कितने मेंबर हैं लोकसभा में? 545, या हम कह रहे हैं 543 हैं वर्तमान में। और राज्यसभा में कितने हैं भई आपके? 245। लगभग कितने मेंबर हो गए ये आपके? मेरे ख्याल से 788 मेंबर हो गए। अब 788 मेंबर्स का जो आपको मेजॉरिटी होती है, जो बहुमत होता है, वो कितना होता है? भाई अगर आप लगा लेंगे, तो भई आपका लगभग जो है 394 के आसपास। देखो मेरा मैथ कितना अच्छा है। नहीं जोड़ पाए? इतना ही होगा ना? लगभग? हाँ, चलिए। तो अब क्या चाहिए भाई? 394 अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है, तो 39 तुम कैलकुलेटर कर रहे थे क्या? वाह! सही आया? ठीक, चलो। तो भाई अगर मानकर चलिए 394 वोट्स चाहिए इस बिल को पास होने के लिए, 395 वोट्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक चलिए। अब 395 अगर मान लीजिए वोट चाहिए, तो लोकसभा के पास कितने हैं ऑलरेडी? 543 हैं। 100 अगर यहाँ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ध्यान रखना कि अंततः होता वही है जो लोकसभा चाहती है ना? बस वो एक नाम के लिए हमने क्या कर दिया भाई, कंबाइन सेटिंग जो है वो आपकी बैठा दी। तो इस पॉइंट को जो है वो क्या रखिएगा, ध्यान रखना। अब क्या होता है कि अब कंबाइन सेटिंग होकर निर्णय हो गया, मतलब कि कहीं न कहीं दोनों के पास बराबर पावर थी। पर जैसे ही किसी बिल को अध्यक्ष ने ये कहा कि भाई ये नॉर्मल या फाइनेंस बिल नहीं है, ये कैसा बिल है? मनी बिल है। उसके पास एक सील होती है, उसने मनी बिल का सील उस पर लगा दिया। अब पावर किसके पास आ गई? लोकसभा के पास आ गई। यहाँ पर ध्यान रखना, मनी बिल के संबंध में अगर हम बात करें किसके पास? राज्यसभा के पास भाई लिमिटेड पावर होती है। लिमिटेड पावर अगर हम बात करें, तो लिमिटेड भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, है ना? उसके पास पावर ही नहीं होती, ना के बराबर पावर होती है ना? तो ध्यान रखिएगा कि इसके पास जो है वो क्या होती है? ना के बराबर शक्ति होती है। मतलब अरे क्या हो रहा है भाई साहब? इतना बड़ा कैसे लिखा जाने लगा? अरे यार पुष्पेंद्र तुम कैसा काम करते हो? चलो, अरे हाँ ठीक है, हो गया। ठीक, तो इसके पास शक्ति कैसी होती है भाई? ना के बराबर होती है। इसके पास केवल क्या होते हैं? 14 दिन होते हैं। वहां पर कितना समय था लगभग?
6 महीने का, यहाँ पर इसके पास 14 दिन है। अब 14 दिन में अगर मान लो ये कोई सिफ़ारिश करती है ना? ध्यान रखना कि अगर ये कोई सिफ़ारिश करती है, तो भई लोकसभा बाउंडेड नहीं है। तो ध्यान रखना कि लोकसभा ज़रूरी नहीं है कि क्या करे उसको माने, ठीक? अब अगर मान के चलो कि राज्यसभा अपने पास से बिल पास नहीं कर रही है, 14 दिन उसको हो गया, तो 14 दिन बाद वो ऑटोमैटिक उस फॉर्म में पास हो जाएगा जिस फॉर्म से लोकसभा जिस जिस रूप में लोकसभा से आपका आया। क्लियर है ये बात? कि भाई अगर मानकर चलिए लोकसभा में अध्यक्ष ने कहा कि ये मनी बिल है, लोकसभा से वो कहाँ गया? राज्यसभा के पास गया। अब राज्यसभा के पास 14 दिन है, 14 दिन में उसको पास करना होगा। अगर मान लो उसको कोई सुधार करवाना है, तो वो लोकसभा को बोल सकती है कि भाई हम चाहते हैं कि इसमें चेंजेस आप कर दीजिए, पर लोकसभा बाउंडेड नहीं है क्योंकि मनी बिल में पूरी पावर किसके पास हो गई? लोकसभा के पास हो गई। अब अगर मानकर चलिए राज्यसभा 14 दिन तक इसको टाइम है 14 दिन का, 14 दिन तक इसको रखा रहा उसने पास नहीं किया, तो 14वें दिन के बाद अगले दिन वो ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा और वो उसी रूप में पास माना जाएगा जैसा लोकसभा से राज्यसभा में आया। ठीक? तो ये पॉइंट क्या रखिएगा भाई ध्यान रखना, तो किसी भी बिल को ये डिसाइड करना कि वो लोकसभा बिल है या नहीं है, उस ये कौन निर्णय लेता है? ये आपका लोकसभा जो अध्यक्ष है, वो क्या लेगा भाई इस बात का डिसीजन लेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो कंबाइन सिटिंग होगी आर्टिकल 108 जो है वो कंबाइन सिटिंग की बात करता है, संयुक्त बैठक की बात करता है। कहीं पर नोट डाउन कर लेना, क्या नोट डाउन कर लेना कि कंबाइन 2 चीजें होती हैं भाई, है ना? संयुक्त नाम से 2 चीजें होंगी। एक होगा संयुक्त सत्र कंबाइंड सेशन होगा और एक होगा कंबाइंड सिटिंग या संयुक्त बैठक। अगर सत्र की बात आए तो ये है आर्टिकल 85 में और कंबाइंड सिटिंग की बात आए तो वो किसमें है? आर्टिकल 108 में। संयुक्त सत्र क्या होता है कि जब भी राष्ट्रपति को संदेश देना होता है तो वो दोनों सदनों को एक साथ बुला लेता है। तो वो क्या हो गया आपका? कंबाइन सेशन हो गया, संयुक्त सत्र हो गया। पर अगर मानकर चलिए किसी बिल पर सहमति नहीं बनती है दोनों हाउसेस के बीच में, तब जो मीटिंग होती है, जो सिटिंग होती है, एक साथ बैठाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कंबाइन सिटिंग कहा जाता है। आर्टिकल कौन-सा है भई? 108। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे संयुक्त बैठक कब-कब होती है। पर अभी ध्यान रखना कि अब जो संयुक्त बैठक होगी, उसको आपका जो है प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा भाई? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भाई समितियों का गठन, है ना? मैंने आपको बताया कि भाई संसद के अंदर, लोकसभा के भी अंदर अलग-अलग कामों के लिए क्या बनता है भाई आपका जो है वो अलग-अलग समितियां बनती हैं। तो इन समितियों को गठित करने का, इन समितियों को बनाने का अधिकार किसके पास है? या इनमें जो आपके मेंबर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास है। फिर लोकसभा अगर चाहे तो भाई जो सदस्यों के बीच में कुछ गुप्त बैठक जो है वो आपका ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि बहुत कोई आपका संवेदनशील मुद्दा है ना? उस मुद्दे पर हम चाहते हैं कि अभी हम लोकसभा में चर्चा ना करें क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई तो लाइव होती है। तो अभी हम चाहते हैं कि उस पर हम लोकसभा में चर्चा ना करें। हम चाहते हैं कि भाई लोकसभा के जो कुछ मेंबर्स हैं, ठीक? लोकसभा के जो कुछ मेंबर्स हैं, उन लोकसभा के मेंबर या विपक्ष के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स को मिलाकर हम क्या कर लें, इस मामले में डिसीजन ले लें। तो भाई वो किसके पास जाएँगे? आपका अध्यक्ष के पास जाएँगे और अध्यक्ष क्या कर सकता है भाई? उन लोगों की जो है वो आपकी एक गुप्त बैठक जो है वो आपकी करवा सकता है। तो इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या हो कि भाई ना ही कोई बाहरी व्यक्ति हो, ना ही कोई प्रेस हो, है ना? देखो ध्यान रखना कि जो लोकसभा का प्रीमाइसेस है ना या जो संसद का प्रीमाइसेस है, ध्यान रखिएगा, उस संसद के प्रीमाइसेस का राजा लोकसभा अध्यक्ष। उसके अंदर अगर मान लो इसने किसी का मर्डर कर दिया, है ना, पुष्पेंद्र ने, और ये जाकर संसद के प्रीमाइसेस में खड़ा हो गया, तो जब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बोलेगा तब तक इसको पुलिस उठाकर लेके नहीं जा सकती, है ना?
तो अब वो उस एरिया का राजा है, उसके अंदर में जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो लोकसभा अध्यक्ष ही देखेगा, उसी के पास सारी पावर है ना? वो किसी मेंबर को उठवा के बाहर फेंकवा दे, वहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं उन पर कोई भई आपका जुर्माना लगा दे, ये सारे काम कौन कर सकता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो जैसे ही वो उस एरिया में आता है लोकसभा की प्रीमाइसेस के अंदर, वो कहता है "अपुनिच क्या यहाँ के राजा हैं, पुष्पा भाऊ हैं।" ठीक, चलो, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कई समितियों का जो है वो आपका अध्यक्ष भी होता है, उस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। सदन में कैसे कार्यवाही होगी, है ना? सदन में कैसे-कैसे काम होंगे, जो आपका कार्यवाहियाँ हो रही हैं, जो आपके वर्क हो रहे हैं, वो किस तरीके से होंगे, उसके लिए उस कार्यवाही को या वहाँ की जो चीज़ें हैं, उनको मेंटेन करने के लिए जो भी नियम कानून बनाने की शक्ति है, वो लोकसभा स्पीकर के पास है। वो अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकता है भई, वहाँ के नियम कानून बना सकता है, जिस नियम कानूनों से क्या चलेगी भई, लोकसभा चलेगी। ठीक, चलिए इसके बाद एक पावर और है, हमने जब पढ़ा था आपका क्या कि जब आपका मानकर चलिए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हमने जो है वो डिस्क्वालिफिकेशंस 2 टाइप में पढ़ी थी। एक पढ़ी थी नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशंस कि भई उस व्यक्ति को जो है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है वो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, लाभ के पद पर है, तो वो सांसद नहीं बन सकता। अगर मानकर चलिए वो भारत का नागरिक नहीं है, तो वो सांसद नहीं बन सकता। अगर उसको 2 साल से ज़्यादा सज़ा हुई है, तो वो सांसद नहीं बन सकता। अगर पागल-वागल है तो सांसद नहीं बन सकता। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ और डिस्क्वालिफिकेशंस 52 अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जिसको कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ आपका आया, दल बदल विरोधी कानून आया और यहाँ पर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के क्या बनाए गए भाई, आपके बेसिस बनाए गए और उसमें ये कहा गया कि भाई अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है या कोई आपका निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल को ग्रहण आपका किसी दल की सदस्यता ले लेता है या कोई मेंबर अपने पार्टी के द्वारा दिए गए व्हिप या उनके निर्देशों का, उनके डायरेक्शन या उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन माना जाएगा, इसको दल बदल का आधार माना जाएगा। और ध्यान रखना, बाकी डिस्क्वालिफिकेशन जो होंगी उस पर राष्ट्रपति डिसीजन लेता है। संसद के सदस्यों के अगर हम देखें दल बदल के अलावा बाकी आधारों पर वो योग्य है या नहीं है या उसको हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, ये निर्णय राष्ट्रपति लेता है चुनाव आयोग से एडवाइस लेकर। पर जहां पर भी ध्यान रखिएगा कि दल बदल संबंधी चीजें हो, ठीक, अब ध्यान रखना, दल बदल संबंधी अगर कोई अयोग्यता या आपका डिफेक्शन लागू होता है, कोई अयोग्यता लागू होती है, तो इस संबंध में जो डिसीजन लेते हैं ना, जो निर्णय लेते हैं, वो पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लेते हैं। और लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ध्यान रखना ये बात, केवल और केवल जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है या दल बदल कानून है, उसके अंतर्गत अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है, केवल उन मामलों में जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो निर्णय लेगा। बाकी मामलों में राष्ट्रपति लेगा और राष्ट्रपति क्या खुद से ले लेगा? नहीं, वो किससे लेगा भाई, आपका जो इलेक्शन कमीशन है उससे बात या उससे एडवाइस कर कर क्या लेगा भाई, ये निर्णय लेगा। तो इस पॉइंट को क्या रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष मुझे लगता है शायद हो गया, है ना? चलिए, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ये तो मैंने आपको लास्ट बता ही दिया कि वोटिंग वोटिंग वाली पावर। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना कि भाई निष्पक्षता बनी रहे, इसीलिए उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता। वोट केवल वो आपका कब दे सकता है, जब आपका टाई हो जाए। अब चलिए इसके बाद अगला क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर। ठीक, तो ध्यान रखना अगला व्यक्ति कौन हो गया, आपका प्रोटेम स्पीकर। अब ये कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर मतलब समझ लीजिए कि एक तरीके का टेम्पररी या अस्थाई सदस्य या अस्थाई अध्यक्ष। समझिएगा कि नई लोकसभा आई है, ठीक, अब हमको क्या चुनना है? अध्यक्ष चुनना है। पर अध्यक्ष चुनने के लिए भाई हमको क्या होना पड़ेगा? अध्यक्ष हम अपने बीच में से ही चुनेंगे। मतलब लोकसभा के मेंबर अपने से ही क्या चुनेंगे? अध्यक्ष चुनेंगे। पर चुनाव जीतने बस से वो लोकसभा के मेंबर नहीं बन गए।
लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, संसद का मेंबर बनने के लिए उनको क्या लेनी पड़ेगी भाई? शपथ लेनी पड़ेगी। अब उनको शपथ कौन दिलाएगा? या तो राष्ट्रपति खुद दिलाए, या तो राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को क्या कर दे, नियुक्त कर दे, एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दे कि तुम क्या करो भाई, इसको शपथ दिलाओ। तो अब ध्यान रखना कि भाई ये शपथ दिलाने का काम, और जब तक भाई नई लोकसभा आई है, तो जब तक आप अपना स्पीकर नहीं चुन लेते, और जब तक आपका जो है, आप लोग को शपथ दिलवानी है, इस काम के लिए एक टेम्पररी या अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः परंपरा ये है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है, या सबसे सीनियर व्यक्ति जो होता है आपकी लोकसभा का, उसको हम क्या करते हैं भाई, उसको हम प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। तो अब क्या होता है कि भाई साहब, जो राष्ट्रपति है ना, ये राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट किसको शपथ दिला देंगे? ये प्रेसिडेंट शपथ दिलाएंगे भाई आपका प्रोटेम स्पीकर को, है ना। ये संसद के मेंबर की, या लोकसभा के संसद के सदस्य होने की क्या दिलवा देंगे? शपथ दिलवा देंगे। अब राष्ट्रपति हो गए फ्री, उन्होंने कहा भाई मैं इतने सारे लोग को नहीं दिला सकता शपथ, तो मैंने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवा दिया है। अब इसके दो काम हो गए। क्या होगा कि भाई ये बाकी मेंबर्स को क्या करेगा भाई, आपका शपथ दिलाएगा। अब जब बाकी मेंबर्स क्या ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, उसके बाद वो लोकसभा के मेंबर कहलाएंगे, और उसके बाद ही वो क्या करेंगे, आपका लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, या वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बिना शपथ लिए अगर मानकर चलिए कोई वोट करता है, तो उस पर क्या लगता है, जुर्माना भी लगता है। तो ध्यान रखना कि बाकी मेंबर्स को शपथ दिलवाएगा, और क्या करवाएगा भाई, ये जो है वो आपका न्यू स्पीकर या नए स्पीकर के लिए क्या करवाएगा भाई, आपका इलेक्शन करवाएगा, है ना। चुनाव करवाने तक ये क्या करेगा भाई, आपका अध्यक्षता करेगा, ठीक। अब इसके बाद जैसे ही आपका अध्यक्ष चुन लिया गया, इसका रोल क्या हो जाएगा, आपका वहां से खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अध्यक्ष जो है वो एक डेट बताएगा कि इस डेट को अब हम डिप्टी जो स्पीकर है या उपाध्यक्ष है, उसके लिए क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो ध्यान रखना, ये होता है आपका प्रोटेम स्पीकर। इसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लोकसभा उपाध्यक्ष क्या होता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में आप देख लीजिएगा। बस इसकी जो है वो मैन पावर, ये ध्यान रखना कि ये जिस भी समिति का सदस्य बनेगा, ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा भाई, आपका जो है वो उसका अध्यक्ष बन जाएगा। और जब ये लोकसभा स्पीकर के रूप में काम करेगा, देखो ये तो सब जगह ध्यान रखना, कॉमन बात है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलिए हमने पढ़ा राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम करेगा, उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सीजीआई काम करेगा, है ना। अब यहाँ पर हमने देखा कि लोकसभा स्पीकर नहीं होगा, तो कौन काम करेगा भाई, आपका डिप्टी स्पीकर काम करेगा। वो अगर नहीं है तो कौन काम करेगा, कोई दूसरा मेंबर काम करेगा। तो सिंपल बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जब वो उस दूसरे पद पर काम कर रहा होगा, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर काम कर वो अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा होगा, जो स्पीकर है उसके उसका रोल प्ले कर रहा होगा, तो उस समय उसको सैलरी, उस समय उसको पावर, और उस समय जो भी प्रिविलेजेस होते हैं वो उसको स्पीकर वाले ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई काम चलो बना दिया, कि जब तक वो नहीं आ रहा, अगर एक दिन भी है तो एक दिन के लिए भी उसको वही सब पावर्स मिलेंगी, वही सब वेतन मिलेगा, वही सारे अधिकार मिलेंगे जो लोकसभा स्पीकर के होते हैं। तो यहाँ पर हमने लोकसभा स्पीकर देख लिया। कल जो है वो हम राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो देखेंगे। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की पावर देखेंगे। मेंस में पॉलिटी का एक फेवरेट सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना कीजिए, या राज्यसभा को जो है वो पैसे की बर्बादी माना जाता है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? मतलब राज्यसभा को जो क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई ये तो फालतू का बना हुआ है, जब भाई लोकसभा में ऑलरेडी मेंबर बने हुए हैं, हमारी चुनी हुई जो प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा में है, तो राज्यसभा फालतू में क्यों बनाई, है ना। बेचारे उनको पैसा दे रहे हो, मतलब समझ रहे हो कि एक तो लाखों रुपए सैलरी मिल रही है, खाना खा रहे हैं संसद में अलग, कपड़ा धोने का पैसा मिल रहा है, पेन पेंसिल का पैसा मिल रहा है, गाड़ी घूमने का पैसा मिल रहा है, तो कई करोड़ रुपए तो एक सांसद में खर्च हो रहे हैं। तो राज्यसभा फालतू में बनी हुई है। तो ऐसे करके क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उस पर हमको क्या आंसर लिखना है, क्या डिफेंड करना है, वो हम देखेंगे आपका कल, ठीक। सॉरी, कल मेरी क्लास नहीं रहेगी,
है ना, परसों। कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है, चलिए।